अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताते हैं कि इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है। ICA जिसको कहा जाता है, यानी इंट्रा कोर्ट अपील, वो क्या होती है और कहाँ फाइल होती है, किस आर्डर के अगेंस्ट फाइल होती है, उसकी लिमिटेशन क्या है और उसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं और किन सूरतों में ये फाइल हो सकती है। इंट्रा कोर्ट अपील ICA ये हाई कोर्ट में होती है। तो इसकी थोड़ा सा जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि भी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में अगर हाई कोर्ट में कोई भी केस चलता है और उस फैसले के खिलाफ या उसका उसी में इंटरिम आर्डर हो, जैसे यहाँ पंजाब में तो बहुत कम हाई कोर्ट में ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में केस चलते हैं, लेकिन यहाँ कराची में प्रिंसिपल सीट पर ख़ास तौर पे जो है बहुत सारे ऐसे केसेस, जैसे आजकल जो है वो 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मालियत के हों तो वहाँ सीनियर सिविल जज उसको समाअत नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट कराची हाई कोर्ट में सिविल सूट भी फाइल होते हैं। इसी तरह बैंकिंग के भी जो है उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो उस अगर पिक्यूनरी लिमिट से जो ही एक्सीड करते हैं तो वो कराची हाई कोर्ट में ही ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन के तहत समाअत होते हैं, यानी सूट फाइल ही हाई कोर्ट के अंदर होता है। तो ऐसी सूरत में यानी जब भी किसी हाई कोर्ट को ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन की हैसियत में अगर कोई फ़ैसला वहाँ से, यानी वो पहली अदालत थी तो वहाँ से कोई फ़ैसला होता है तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ ICA में जा सकते हैं। अब उसी कोर्ट का फ़ैसला चाहे इंटरिम आर्डर हो, उस इंटरिम आर्डर के ख़िलाफ़ भी जाएं तो फिर भी ICA में जा सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल जज का फ़ैसला हो, और जो आमतौर पे कंसेप्ट है वो यही है कि सिंगल जज के फ़ैसले के ख़िलाफ़ डिविज़नल बेंच में हम जा सकते हैं और उसको ICA कहते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है कि जो पहली यानी वहाँ हमने रिट पिटीशन फाइल की, जो कराची में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन भी कहते हैं, या मुख्तलिफ सूबों में अगर रिट पिटीशन है, उस रिट पिटीशन के जो यानी वहाँ पे अगर पहली दफ़ा वो दायर हो रही है हाई कोर्ट के अंदर तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ हम वहाँ पे आगे जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो सिंगल जज का हो, ये भी हो सकता है कि वो डिविज़नल बेंच का वो हो भी पहली दफ़ा। मिसाल के तौर पे कराची में ऐसे होता है कि जो भी सर्विस मैटर होंगे, यहाँ प्रिंसिपल सीट है और पेशावर हाई कोर्ट में भी प्रिंसिपल सीट पे यही है रूल कि अगर वो CPD यानी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन या रिट पिटीशन सर्विस मैटर की होगी तो वो डिविज़नल बेंच जो है ना उसको पहली ही उसमें समाअत करता है। तो ICA जब होगा तो फिर क्योंकि पहले ही DB थी तो उनके फैसले के खिलाफ वहाँ पे फिर 3 जज या उससे ज़्यादा फिर उसको ICA को समाअत करेंगे। तो ICA एक बेसिक कंसेप्ट ये जहन में रख लें कि हाई कोर्ट के अंदर अगर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन जो है, हाई कोर्ट के अंदर ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन की हैसियत में जो भी केस फाइल होगा उसके फैसले के खिलाफ ICA मेंटेनेबल है, यानी उस अगर सिंगल जज का है या DB का है तो जो पहला फैसला होगा उस फैसले के खिलाफ ICA इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हो सकती है। ये आपके जहन में पहली बात तो ये है। और दूसरी ये है कि भी वो यानी ओरिजिनल सूट भी हो सकता है इस वजह से, और इंटरिम आर्डर जो हाई कोर्ट में ही इंटरिम आर्डर पास हुआ है यानी वहाँ पे जो ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में, तो फिर उसके फैसले के खिलाफ ICA में जाया जा सकता है। अब अगली बात आती है कि रिट पिटीशन भी चूँकि पहली दफ़ा होती है वहाँ पे, इसलिए उसके रिट पिटीशन के फैसले के खिलाफ भी ICA मेंटेनेबल होती है। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों में ICA मेंटेनेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे कि
यहाँ से एक अपीलेट की सूरत में, यानी वहाँ अपील आपको प्रोवाइडेड नहीं थी, फिर आप एज ए अपीलेट कोर्ट के तौर पर हाई कोर्ट में गए हैं, तो अपीलेट कोर्ट के तौर पर जब जाते हैं तो वहाँ जो रेट पिटीशन में जाते हैं तो उसका जो फैसला होता है तो फिर आईसी अवेलेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे फैमिली कोर्ट का जो फैसला आया है उसकी एक अपील प्रोवाइडेड है और वहाँ आपने सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास आपने एक अपील फाइल कर दी, लेकिन उस अपील के फैसले के खिलाफ अब दूसरी अपील चूंकि है नहीं, हाई कोर्ट में जाते हैं तो रेट पिटीशन में जाना पड़ता है। अब भले हाई कोर्ट में रेट पिटीशन में गए हैं, लेकिन उस रेट पिटीशन के फैसले के खिलाफ आईसीए अवेलेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए कि आप बतौर अपीलेट कोर्ट के वहाँ पे आ रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, इसलिए आईसीए उसकी अवेलेबल नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। इसी तरह रेंट केसेस जो होते हैं उसकी भी सिंगल अपील होती है, सेकंड अपील अवेलेबल नहीं है कानून के अंदर। तो एक रेंट केस अगर सिविल जज के पास या रेंट कंट्रोलर के पास है, रेंट कंट्रोलर के फैसले के खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाते हैं, तो वहाँ से अगर जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो भले रेट पिटीशन के अंदर जाते हैं, लेकिन वो चूंकि अपीलेट स्टेज पे होती है, इसलिए वहाँ जो उस रेट पिटीशन में फैसला होगा तो फिर आप इंट्रा कोर्ट अपील फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा रेट पिटीशन कोई भी, मतलब कोई सर्विस मैटर था, किसी गवर्नमेंट के महकमे में आपके जो है ना वो फैसला जो है ना वो खिलाफ दे दिया, आपने फ़ौरन ही वो हाई कोर्ट में गए हैं, पहली दफ़ा जा रहे हैं वहाँ पे हाई कोर्ट में रेट पिटीशन में, और फैसला आपके अगेंस्ट हो या फेवर में हो, तो जो भी पार्टी उस फैसले के खिलाफ जाना चाहे तो वो आईसीए में जा सकती है। और यानी एक तो उसकी एक सूरत ये हो गई कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट से ही आपको कोई डिग्री मिलती है, कोई इंटरम आर्डर मिलता है, और ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में मिला है वो, यानी पहली दफ़ा ही वही केस हाई कोर्ट में ही फाइल हुआ है, वहाँ से डिग्री हुआ है, तो फिर आईसी अवेलेबल होती है। और दूसरी सूरत में रेट पिटीशन है, लेकिन अपीलेट सूरत में नहीं आए आप, यानी किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ रेट पिटीशन में नहीं आए, पहली दफ़ा ही वहाँ पे ही रेट पिटीशन आप फाइल कर रहे हैं, तो फिर उस फैसले के खिलाफ भी आईसीए में जा सकते हैं इंटर कोर्ट अपील, यानी उसी ही अदालत में हाई कोर्ट में उससे लार्जर बेंच में आप अपील फाइल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर आईसीए का फैसला आता है तो फिर उस फैसले के खिलाफ कोई जाना चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यानी इस तरह एक यूं समझ लें कि ये जो आईसीए अवेलेबल होती है वो सेक्शन 3 लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत जो है वो ये रेमेडी हमें अवेलेबल होती है आईसीए की। तो आईसीए उम्मीद है आज आपको समझ आ गया होगा। ग्लैंस व्यू फिर जो है ना एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि आईसीए पहली बात जो है कि ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में कोई भी हाई कोर्ट से अगर आर्डर पास हुआ है, या वहाँ से सूट डिग्री हुआ है, या वहाँ पे कोई इंटरम आर्डर हुआ है, तो उस फैसले के खिलाफ आप जो है चाहे वो सिंगल बेंच का या डिविजनल बेंच का हो, तो फिर आप आईसीए में जा सकते हैं। जैसे कराची में है, मैं इसलिए इस मिसाल दे रहा हूँ कि लोगों के जहन में शायद आ जाए कि डिविजनल बेंच के फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। जैसे यहाँ कराची के अंदर जो बैंकिंग की जो भी जो है वो होती है, तो वो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्विस मैटर है तो वो डायरेक्ट डीबीओ उसको समाअत करती है, डिविजनल में 2 जज बैठकर उसको समाअत करते हैं, भले वो पहली दफ़ा वहाँ पे फाइल आए हो रही होती है सीपी, तो फिर उस फैसले के खिलाफ आईसीए मेंटेनेबल है। अब यहाँ ये बताता चलूँ कि आईसीए की लिमिटेशन 20 डेज़ होती है, इसलिए आपको फौरी तौर पर उस लिमिटेशन के अंदर ही फाइल करना होती है आईसीए 20 डेज़ के अंदर अंदर, और इसके बाद अगर हो गया तो फिर लिमिटेशन जो है एक्सपायर हो जाएगी, यानी आपका जो है लिमिटेशन का मसला हो सकता है, इसलिए आईसीए फाइल नहीं हो सकती। लिहाजा ये बात जहन में रहे कि एक तो ओरिजिनल सिविल ज्यूरिस्डिक्शन, और दूसरा जो पहली दफ़ा रेट अगर हाई कोर्ट में आ रही है तो उस फैसले के खिलाफ, लेकिन वो
اپیلیٹ کی صورت میں نہ آئی ہو، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔